आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितना हमने कल पढ़ा वो ये था कि मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, जो उनके वाइब्रेशंस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, राइट, ठीक है। और ड्यूरिंग वाइब्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जब उनका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है। और वही वाइब्रेशन, वही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आईआर में सिग्नल दे सकता है या आईआर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके वाइब्रेशन के दौरान क्या हो रहा हो, डाइपोल का चेंज हो रहा हो, बिकॉज इट कैन इंटरैक्ट विद व्हाट, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इतनी बात जब हो जाती है, अब हम बात करते हैं हमारी अगली चीज में, इसमें क्या, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसी में हम डियर कवर करेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। इसी में हम कवर करेंगे रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसी में हम कवर करेंगे सिलेक्शन रूल। इसी में हम कवर करेंगे ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस बैंड्स। और इसी में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जो कि थोड़ा डिटेल में हम कल बात करेंगे, एन हार्मोनिसिटी या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक। तो आज हम इतनी बातें करने जा रहे हैं। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। Dear, what is simple harmonic oscillator? Simple harmonic oscillator can be considered just like a vibrating molecule of HCl. अगर हम एक सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लें, क्या, HCl, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी से दिस इज क्लोराइड एटम, इट इज कनेक्टेड टू अदर हाइड्रोजन एटम, जिसको हम इधर दिखाएंगे, ठीक है। इधर हम दिखाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं HCl मॉलिक्यूल कैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करता है। दिस इज हाइड्रोजन, राइट। अब ये इधर आपकी डिस्टेंस है r, जो इन दोनों के बीच ही डिस्टेंस है। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ पे रुका हुआ है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि H क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसको हम एक जगह रोक के ले, इस जगह पे यहाँ R क्या है, 0, और इधर को कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये जो है ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये स्ट्रेच होगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। फिर कंप्रेस होगा यहाँ तक। तो ये जो है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है इसकी, आर इक्यू, इक्विलिब्रियम रेडियस बिटवीन एच एंड सी एल। इससे इतना कंप्रेस होता है, इतना एक्सपेंड होता है। ये इसका वाइब्रेशन चल रहा है, यहाँ पे इतना इधर आता है और इतना इधर जाता है, ये इक्विलिब्रियम रेडियस है इसकी, ठीक। अब यही वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकता है, देखिए यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा ये सी एल है, ये H है। अब इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे क्या हुआ डियर, एक चेंज आ गया, क्या, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी सी बढ़ गई, रेडियस थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई और थोड़ी ज़्यादा घटने भी लग गई। देखिए पहले के मुकाबले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आर इक्विलिब्रियम रेडियस तो वही है, लेकिन इसका एक्सपेंशन भी बढ़ गया है, इसका कंप्रेशन भी बढ़ गया है। तो साथ ही साथ इसकी क्या बढ़ गई, इधर क्या बढ़ गई है, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो दिस इज व्हाट मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl। मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम of
वाइब्रेटिंग diatomic molecule, and here we have taken what? HCl as an example, right? तो क्या आप इस डायग्राम को आप लोग समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं इसमें। मॉस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये क्या कहता है कि अगर ये बॉन्ड इसके वाइब्रेशन रुक जाए तो आ जाओ, इसके वाइब्रेशन रुक जाए तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, और वाइब्रेशन बढ़ते जाए तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम एक और नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी वेल, एक कुआं तरह का हम कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वेल भी कहते हैं इसी को, ठीक है? ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें है क्या कि इसको वाइब्रेट कराते समय हम बात करते किसकी? हुक्स लॉ की। यहाँ हम बात कर लेते क्या? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये वाइब्रेटिंग, कोई भी वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है, मान लीजिए इसको हम वाइब्रेटिंग स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो एक फोर्स उसके अपोजिट लगता है जो उसको पीछे खींचता है। किसी स्प्रिंग को आप खींचिए तो क्या होता है? एक उसके अपोजिट में फोर्स काम कर रहा होता है जो उसको पीछे खींचता है। या स्प्रिंग को आप दबाइए तो एक फोर्स आपका अपोजिट काम करेगा जो उसको पीछे धकेलना चाहेगा। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स ये चाहता है कि इसको यहाँ पे लाया जाए। आप उधर ले जाओगे तो पीछे खींचेगा, इधर लाओगे तो उधर धकेलेगा। यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स जो उसके मूवमेंट है उसके अपोजिट काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहाँ हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये पूरा डिटेल में आप लिखेंगे इसको जो मैंने समझाया आपको। क्या? लेट वी कंसीडर ए HCl molecule in which chlorine is considered to be on axis at distance 0 and hydrogen is at the distance Req which is equilibrium distance, ठीक है, and it is continuously vibrating less than that distance and more than that distance, means it is expanding and compressing continuously, and ये जो vibration चल रहे हैं this is called simple harmonic motion। और कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स इतना जरूर ध्यान रखें कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो हमेशा हार्मोनिक नहीं रह सकता। मतलब यहाँ कहने का मतलब हमारा ये है कि हम वाइब्रेशन को कितना भी बढ़ाते जाएं, कितना भी खींचते जाएं, कितना भी कंप्रेस करते जाएं, ये चलता रहे और एनर्जी बढ़ती रहे। अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा क्या? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन अगर इसमें आ जाए क्या? एन हार्मोनिसिटी, मतलब जो ये हम बात कह रहे हैं इसमें कुछ चेंज आ जाए, यानी एक चेंज तो क्या आता है कि ये जो हार्मोनिक ऑसिलेशन है क्या हमेशा चलता रहेगा? नहीं, एक हद से ज़्यादा खींचोगे तो स्प्रिंग क्या होगा? टूट जाएगा, एन हार्मोनिसिटी आ जाएगी। और एक और एन हार्मोनिसिटी आती है जिसकी हम आगे बात करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहाँ हम किसकी बात करें? रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस बॉन्ड। रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द बॉन्ड will be proportional to the displacement from equilibrium. Will be proportional to the what? Will be proportional to the displacement from equilibrium। मतलब यहाँ समझिएगा इसको, हुक्स लॉ को, कि इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे उसको इधर या इधर, उतना ज़्यादा क्या होगा? रेस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब इसको जितना ज़्यादा इधर को खींचोगे रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, आप इधर करते जाएंगे रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना उधर लेते जाएंगे उतना रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, और जितना इधर करते जाएंगे उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा।
राइट। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम REQ. REQ is what? This is REQ is equilibrium distance is proportional to the displacement from equilibrium distance. ठीक है, ठीक हो गया। अब यहां हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम F से दिखाएं, F will be proportional to R minus REQ. R minus REQ is what? Displacement. मतलब कि अगर यहां तक की डिस्टेंस क्या है R minus REQ will be giving what? Displacement. ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो, अगर R हो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? REQ माइनस R माइनस REQ। ठीक है, तो ये जो R है, ये जो इस यहाँ या यहाँ की डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है। तो F विल बी इक्वल टू व्हाट? F विल बी इक्वल टू माइनस K R माइनस REQ। यहाँ K इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड, K इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड। अब यहाँ एक बात उठेगी आपकी कि आपने ये माइनस क्यों लगाया है। माइनस इसलिए लगाया है कि जो ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है इसका डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। ये माइनस उसको दिखाने के लिए मीन्स कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर को कर रहे हैं तो फोर्स उसके बैक साइड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर को कर रहे हैं तो फोर्स उसके बैक साइड लगेगा। तो दिस माइनस इज शोइंग व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हुआ आपका क्या? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द वैल्यू ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वैल्यू ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। इस रेस्टोरिंग फोर्स को सब देखते हुए हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसकी? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की। देखिए जनरली ना फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू से, जनरली फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। लेकिन हम पूरी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ न्यू से रिप्रेजेंट करना, याद रखिएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ जो हम एक और चीज़ लेके आएंगे जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का सिंबल होता है स्मॉल v। क्या होता है? स्मॉल v। और स्मॉल v और न्यू को अलग अलग बना पाना बहुत कठिन है पेन से, है ना। स्मॉल v भी वैसा ही दिखता है और न्यू भी लगभग वैसा ही, थोड़ी उसकी टांग ज़्यादा टेढ़ी होती है, न्यू ऐसे करके चलता है, v सीधा चलता है। ठीक है, तो कई बुक्स में आपको मिलेगा ऐसा कि न्यू और v साथ मिलेगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है। हम यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे डियर? ओमेगा से। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को किससे? ओमेगा से। और कहीं भी v रिप्रेजेंट होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को। तो अब यहाँ हम बात करेंगे व्हाट इज दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स, ओके। इसके अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी of this bond will be given by ओमेगा। यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो V आपका किसके लिए आ सकता है? अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आगे आएगा, ठीक है। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाई न्यू। ये हुक्स लॉ का अदर स्टेटमेंट है, मैंने सीधे सीधे लिख दिया आपको इसको, लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको मैं समझा देता हूँ। थोड़ा डिटेल में क्या समझाता हूँ, देखिए। रिस्टोरिंग फोर्स हमने पहले देख लिया। अब हुक्स लॉ में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, ठीक। और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास, क्या, रिड्यूस्ड मास ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉन्ड। मतलब ये जो वाइब्रेटिंग बॉन्ड है इसका क्या, रिड्यूस्ड मास। यहां म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, मास ऑफ द बॉन्ड बॉन्डेड एटम्स, या रिड्यूस्ड मास, इसका मास m1 माने, इसका m2 माने, तो रिड्यूस्ड मास इक्वल्स टू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये, तो इसको आपने लैंग्वेज में यहां नोट करना होगा, क्या, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। ये बात तो है ही है। उसके बाद ये दूसरी बात आती है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस बॉन्ड की जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के कौन प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली। यानी कि बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। अगर जैसे आप माने कि एक स्प्रिंग हैवी लें आप, मजबूत वाला, और एक स्प्रिंग कमज़ोर लें, तो फोर्स कांस्टेंट जो मजबूत वाला स्प्रिंग होगा उसका ज़्यादा होगा, और जो कमज़ोर वाला होगा उसका फोर्स कांस्टेंट कम होगा। तो जब आप वाइब्रेट कराएंगे ना दोनों को, तो जो मजबूत वाला होगा वो तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, और जो कमज़ोर वाला होगा वो उतनी तेज़ी से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। और रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि F इज इक्वल्स टू K, इस पे तो करता ही है। दूसरा क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट तो एक कंटिन्यूस फैक्टर है ही है, उसके साथ वो रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये चेंज होता रहता है। तो फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, साथ ही साथ रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिड्यूस्ड मास मतलब अगर ये दोनों मास ज़्यादा हैं, भारी हैं मतलब, तो इनको आगे पीछे होने में दिक्कत होगी, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी हैवी एटम्स की, और लाइट एटम्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या आप समझ पाए? अब हम लेकिन क्या करते हैं, हम जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अब न्यू बार से, ओमेगा बार से, ठीक है। ओमेगा बार विल बी इक्वल्स टू सी बाई ना ओमेगा बाई सी, सॉरी क्या होगा, ओमेगा बाई सी होता, कल देखा है हमने। वेव नंबर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बाई सी होता है, कल बात की थी। वेव नंबर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है ना। तो अगर यहां भी हम सी से डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेव नंबर में, क्योंकि हम आई आर किस में रिकॉर्ड करते हैं, वेव नंबर में। तो हम यहाँ आगे किसको लेके चलेंगे, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ओमेगा बार मीन्स वेव नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग बॉन्ड विल बी इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। दिस इज फाइनल हुक्स लॉ विच वी विल यूज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस न्यू बार इज वेव नंबर, ठीक है। अब यहां से हमें समझना है, 2-3 चीजें समझनी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। देखिए अब एक है, इसको मैं ये हटा देता हूं, ये यहां सी कैसे आया समझ गया। जब फ्रीक्वेंसी को हम सी से डिवाइड कर देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेव नंबर में। हम कल बात कर चुके हैं, क्योंकि आईआर में हम वेव नंबर के रिस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे, तो हम इसको वेव नंबर में ले आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हुक्स लॉ बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, आईआर के लिए नहीं है। हुक्स लॉ किसका पार्ट है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स में यही है, लेकिन हम आईआर में इसको यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आईआर का सारा रिकॉर्डिंग किस में होता है, वेव नंबर में। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईआर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ना पूछ के आप किसमें वेव लेंथ है उसमें वेव नंबर में रिपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी भी बात आएगी, आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 बातें करेंगे। देखिए एक है हमारे पास C सिंगल बॉन्ड C, एक है C डबल बॉन्ड C, और एक है C ट्रिपल बॉन्ड C। आपसे अगर पूछा जाए कि IR फ्रीक्वेंसी, यानी कि IR फ्रीक्वेंसी कहें या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहें, IR फ्रीक्वेंसी इज व्हाट,
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछा जाए कि आई आर फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कुछ लॉजिक लगा के? यार मैंने अब ये देखिए, हम ये रिलेशन जानते हैं ना किसका, फोर्स कांस्टेंट का। तो यहां पे देखिए किस बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, और जिसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है ना? बताओ फिर किसकी ज्यादा होगी? हैं? ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड की? क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है। ये आप रिलेशन, फॉर एग्जांपल इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है, इसका हम कहें ओमेगा बार 1, इसका कहें ओमेगा बार 2, इसका कहें ओमेगा बार 3। ठीक है, तो इसका जो आई आर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो आई आर फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम या नॉन ऑब्जर्वेबल आई आर में भी कह सकते हैं। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो आता है वो 1600 के आसपास आता है, और ट्रिपल बॉन्ड 2300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है। ये जो है लगभग 1100 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आता है लगभग 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आता है 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या बढ़ रहा है, फोर्स कांस्टेंट। तो ऐसे ही आप पूरी आईआर को इसके अकॉर्डिंग कोरिलेट कर सकते हैं, किसके, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। राइट, कोई दिक्कत है? अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखेंगे। ये एग्जांपल आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे अगले एग्जांपल की। वो क्या, एक है आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, एक है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक, अब मुझे डियर बताइए कि इन तीनों में से किसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है और क्यों? अब यहां फर्क क्या देखिए, यहां बॉन्ड सिंगल ही है सब जगह, तो हम बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहां पे हम किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, रिड्यूस्ड मास के अकॉर्डिंग। इसका मास कितना है, 111 कैंसिल हट गया। यहां अब दूसरे का मास 12, इसका 14, इसका 16। ठीक है, इन दोनों में हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ चेंज आता है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड की। किसकी बात कर रहा हूं, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो अगर ये नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बताइए? किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि रिड्यूस मास क्या है, कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। ठीक है, कायदे से यही होना चाहिए, लेकिन यहां 3-4 चीजें हैं। एक तो रिड्यूस्ड मास है, ठीक है, दूसरा यहां डाइपोल का भी फैक्टर है। डाइपोल यहां नहीं है, यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा है। ठीक है, तो डाइपोल के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी घटती है। अगर डाइपोल का फैक्टर ना हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी होती, इसकी होती, फिर इसकी होती, फिर इसकी होती, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन आपको डाइपोल का भी कंसीडर करना है, चेंज ऑफ डाइपोल भी यहाँ एक फैक्टर होता है ना, चेंज ऑफ डाइपोल होगा ना, और इंटेंसिटी भी इनकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्योंकि डाइपोल का इफेक्ट किस पे, इंटेंसिटी पे भी होता है। ठीक है, एक और हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, अरे यार एक और देखते हैं हम, वो क्या, देखिए एक है C सिंगल बॉन्ड H, दूसरा हम देखते हैं C सिंगल बॉन्ड Cl, और तीसरा हम देखते हैं C सिंगल बॉन्ड Br।
सब में अब आप दूसरे तरीके से, सी तो सब में सेम है, सी क्या है सब में, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपने कोरिलेट करना है चीज़ों को। यहाँ क्या है, इसका 1 है, इसका 17 है, इसका 35 है, इसका 79 है मास, तो मास बढ़ता जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्या था देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था मास का, वहाँ डाइपोल का फैक्टर काम कर गया, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है देखिए, बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना। तो यहाँ मास वाला फैक्टर ही काम करेगा, डाइपोल का फैक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्लियर कट, मैं पूरी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा, आया, ठीक है। तो यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। यहाँ डाइपोल को नहीं देखेंगे, तो कहाँ डाइपोल को भी थोड़ा देखना है, कहाँ नहीं देखना है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर किया। क्या समझ में आया, पक्का, बिल्कुल। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये आप क्लियर कट समझ सकते हैं यहाँ पे। ये आप नोट भी कर लीजिए कि कौन क्या है, क्योंकि इसका रिड्यूस मास कम है, इसका उससे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है। एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, हाइयर रिड्यूस मास लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उल्टा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोरिलेट करना है, और कई सारे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैं आपको बोलूँगा बेटा घर जाके थोड़ा क्वेश्चंस को देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं डियर एक और कॉन्सेप्ट की, इसको मैं रहने देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, according to wave mechanical model, vibrational energy of सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैं SHO लिख रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसकी बात तो हम कल भी कर चुके हैं कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स एंड दीज आर क्वांटाइज्ड। क्या है ये, क्वांटाइज्ड हैं। तो इनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी इसको हम कह रहे हैं ई न्यू, क्या कह रहे हैं, ई न्यू। और किसी भी उसकी वाइब्रेशन जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है ना। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। हम यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या करें, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी क्या करें, ओमेगा, यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओमेगा के, यानी एच ओमेगा। लेकिन क्वांटाइज्ड है तो इज इक्वल टू न्यू प्लस 1/2 एच ओमेगा, न्यू प्लस 1/2 एच ओमेगा। एच न्यू होता है ना, तो क्या हो जाएगा, एच ओमेगा। ओमेगा इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड एंड दिस V इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। V इज व्हाट, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इसकी वैल्यूज क्या 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 हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की V की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। सेकेंड की 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ energy level will be equal to what, E nu is equals to what, 0, E nu is V is equals to 0, nu निकलता है मेरे मुंह से, E V is equals to 0,
इक्वल्स टू क्या होगी 1/2 h ओमेगा, 1/2 h ओमेगा होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ठीक है, यही तो होगी 1/2। यहां हमने क्या किया देखिए, v इक्वल्स टू क्या रख दिया 0, तो ये तो हट गया। ठीक है, तो ये आएगी 0 + 1/2 h ओमेगा, तो 0 हट गया। तो E न्यू इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1/2 h ओमेगा। दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। इसको क्या कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी आपने समझानी है तो आप कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे समझाते हुए। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज 0, द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल इज नेवर बी 0। 0 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो 0 कभी भी नहीं होगी। मतलब कहने का ये है इवन इन 0 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेवर 0, इट इज इक्वल टू 1/2 h ओमेगा। दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसको आप थोड़ा समझाएंगे भी, व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी? 0 पॉइंट एनर्जी इज द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग molecule when it is in first vibrational energy level. Okay, and the vibrational energy of the molecule can never be 0. क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि मॉलिक्यूल कभी भी यहाँ पे नहीं होगा। इसका 0 जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कभी रेस्ट में मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 कब आएगी? वो जब यहाँ आ जाएगा, रुक जाएगा। मीन्स का कहने का मतलब है मॉलिक्यूल कभी भी रुकेगा नहीं। राइट, ओके। अब हम बात कर रहे हैं, अब मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मैंने कहा कि ये इसकी v इक्वल्स टू क्या है 0, ये पहला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल v इक्वल्स टू 0। यहाँ हम कह रहे हैं v इक्वल्स टू 1, यहाँ हम कह रहे हैं v इक्वल्स टू 2, ऐसे v इक्वल्स टू 3। तो इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर। मतलब जितना गैप फर्स्ट और सेकेंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में है उतना ही गैप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में होगा, उतना ही गैप आगे भी होगा। मीन्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर। ये नोट करने लायक बात है, नोट करिए। क्या है नोट करने लायक बात? For a simple harmonic oscillator, according to wave mechanical model, the vibrational energy levels are equally spaced from each other. एक दूसरे के बराबर स्पेस पे होते हैं। हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या कि बराबर स्पेस पे होते हैं। अब अगली जो कंडीशन आती है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो आती है सिलेक्शन रूल, कि व्हेन अ मॉलिक्यूल चेंजेज इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल विच आर अलाउड विच आर नॉट अलाउड। मतलब जब ये मॉलिक्यूल अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज करेगा तो क्या यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से टॉप में किसी और में चला जाएगा, या क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो फॉर सिलेक्शन रूल इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिलेक्शन रूल says that delta V will be equals to ±1. Selection rule for IR spectroscopy कहें, selection rule for vibrational transition for simple harmonic oscillator, हमेशा ध्यान रखिए, this is
एक्चुअली नॉट फॉर द कंप्लीट मॉलिक्यूल्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो सिलेक्शन रूल इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मॉलिक्यूल कैन चेंज इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बाय 1। मीन्स या तो मॉलिक्यूल जंप कर सकता है यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ। एक स्टेप अप डाउन हो सकता है, अप +1 डाउन -1। ठीक है, राइट। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो भी एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि गैप क्या है, यहाँ भी जितना है वहाँ यहाँ भी उतना ही है। ये यहाँ से यहाँ, ऊपर नीचे कहीं भी होता है वो, किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में द एनर्जी डिफरेंस इज सेम। मीन्स किसी भी, यानी कि अगर 2 से 1 में आने के लिए, ठीक है, या 1 से 2 में जाने के लिए, या 1 से 0 में, या 0 से 1 में, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन सेम होगा हमेशा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या आप समझ गए? पक्का? आगे बढ़ें। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल और ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें हमारी कई सारी बातें आ गई। क्या हमारी एक बात हमने कवर की, क्या ये कवर की एक बात हमने कि हुक्स लॉ क्या है, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ में हमने बात की रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस्ड मास, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की क्या, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसमें हमने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट की। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट की, अब हम बात करने जा रहे हैं अगली, वो क्या, जैसे हमारे पास हो एक v = 0 और एक v = 1, तो इसका EV = 0 आप पता कर लीजिए, इसका EV = 1 पता कर लीजिए। कितना आएगा ये बताइए मुझे जल्दी से, कितना आएगा? ये तो आएगा 1/2 H ओमेगा, ये तो आएगा, अभी हमने किया था। ये कितना आएगा? 1 + 1/2 H ओमेगा, ये तो आएगा, यानी कि ये आएगा 3/2 H ओमेगा। ठीक है, तो आ गया 3/2 H ओमेगा, 3/2 H ओमेगा। अब आप एक और निकाल लीजिए, v = 2, EV = 2 = आएगा क्या, 5/2 H ओमेगा। ऐसे आएगा नहीं आएगा, 5/2 H ओमेगा, यही तो आएगा। अब यहां हम देखें डेल्टा E when molecule is transiting from 0 to 1, डेल्टा E कितना आएगा? 0 to 1, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3/2 में से 1/2 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यानी ये किसके इक्वल आएगा? H ओमेगा के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसे ही डेल्टा E निकालें 1 to 2 to 1, 2 to 1 निकाल लें या 1 to 2 निकालें, एक ही बात है। 2 to 1 निकालें या 1 to 2 निकालें, हम हायर में से लोअर को ही माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो 1 ही बचेगा तो क्या आएगा? इक्वल्स टू H ओमेगा। तो ये जो मैं बात कर रहा था एक, क्योंकि ये सभी एनर्जी लेवल्स क्या हैं? इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से, इसलिए मॉलिक्यूल 0 to 1 जाए या 2 to 1 जाए या 1 to 2 जाए, the difference of energy will be always equals to H ओमेगा। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? H ओमेगा के इक्वल आएगा। इज देयर बी एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? अब हम बात करते हैं, ये H ओमेगा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
एन हार्मोनिक ऑसिलेटर या एन हार्मोनिसिटी। एन हार्मोनिसिटी क्या कहते हैं ये हम बात करेंगे आगे। द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक का मतलब आप समझते हैं ना, हार्मोनिक हमेशा एक ही जैसी रिदम बनी रहे। हारमोनियम कहते हैं ना, हारमोनियम का मतलब क्या है, रिदम। और रिदम क्या होती है, रिपीटिशन होता है, एक ही जैसी चीज़ों का। जैसे तबला बजता है ना, तबला भी एक रिदम में चलता है, ता दिन दिन ता दिन दिन ना दिन दिन ना, वो एक ही चीज़ रिपीट होती है, ठीक है, एक ही जैसा वो चलता रहता है, तभी वो हमें अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो अब एन हार्मोनिसिटी मतलब जो हमारी जो रिदम चल रही थी, मतलब जो चीज़ें चल रही थी वो चलेंगी नहीं, वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ब्रेक डाउन होंगी। ये इस तरह का हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था हमारा, ऐसे चलता था बिल्कुल सीधा, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो ये कर रहे थे कि ये जो है ये बिल्कुल मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो है वेल की तरह है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। एन हार्मोनिसिटी में दो चेंजेज होते हैं। एक तो होता है डियर ये जो है ये, इसको हम कहते हैं डीई। डीई इज डिसोसिएशन एनर्जी। डीई इज व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब ये मॉलिक्यूल हमेशा ही एक ही रिदम में नहीं चलता रहेगा, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब एक लेवल से बढ़ जाएगी तब वो बॉन्ड क्या कर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये एनर्जी होगी ये क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं आर, और ये हमारी क्या है, आर इक्विलिब्रियम, ये हमारी आर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हमारी कंसीडरेबल हैं, एक तो क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और एक चीज हमें कंसीडर करनी है, वो क्या, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। वो जो हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करती है। वाइब्रेशनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को क्या चेंज करती है, ये देखें कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हमारी हमेशा गैप सेम है, लेकिन एन हार्मोनिसिटी में होता क्या है कि जितना गैप, ये फर्स्ट हमारा v इक्वल्स टू 0 है, फिर सेकंड क्या है, v इक्वल्स टू 1 है। जितना गैप इन दोनों के बीच में होगा, अगली बार ये गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उससे अगली बार ये गैप और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे अगली बार ये गैप और कम हो जाएगा। ये जो है ऐसा ठीक हमारे एटम में भी होता है। एटम का आपको याद होगा कि जितना गैप फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और सेकंड के बीच में होगा, सेकंड और थर्ड में उससे कम होता है। जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, दो एनर्जी लेवल का कंसिक्यूटिव गैप जो होता है वो कम होता जाता है। सेम सिचुएशन इज बी हियर, जितना हम कंसिक्यूटिवली आगे बढ़ते जाते हैं, कहाँ, वी चेंज होता रहता है, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे हम हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए बढ़ते जाएंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी का गैप जो है दो के बीच का वो कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन हार्मोनिसिटी, और ऐसा हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है, ई वी इज इक्वल्स टू वी प्लस 1/2 एच ओमेगा माइनस वी प्लस 1/2 स्क्वायर एच ओमेगा एक्स ई। ये यहाँ अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्या, वाइब्रेशनल, वहाँ हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी खाली इतने तक सीमित थी, ठीक है, वहाँ हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी इतने तक सीमित थी ना। लेकिन जब ये डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन का, ये हमेशा ड्यू टू दिस बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर ये ऐसे ही चलता ना सीधा, देखिए इसमें आप एक खासियत देख रहे होंगे, वो क्या,
ये जैसी लाइन इधर चल रही है वैसी इधर नहीं चल रही है, इधर ये थोड़ा सा झुक के चलती है। इस झुकने की वजह से, क्योंकि ये धीरे धीरे डिसोसिएशन की तरफ बढ़ रही है और स्ट्रेट हो जाएगी, उसकी वजह से ये स्पेसिंग जो है बराबर नहीं रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनहार्मोनिसिटी। और उसको हम मेजर करते हैं किससे, इस एक्सी की। दिस एक्सी इज एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। दिस इज व्हाट, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। अब यहां देखिएगा, यहां इसको समझना बड़े ध्यान से। फर्स्ट की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट की या जीरो वाले की, जीरो वाले की एनर्जी होगी, यहाँ जीरो रख देंगे 1/2 ओमेगा माइनस यहाँ जीरो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, एच ओमेगा एक्सी, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर एच ओमेगा एक्सी, ठीक है। अब हम इतना मतलब इसमें से इतना माइनस करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बड़ी होती जाएगी, माइनस वाली। कैसे देखें, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ई वी, ये कैलकुलेट करिएगा फर्स्ट के लिए। ई वी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/2 एच ओमेगा माइनस 1/2 स्क्वायर एच ओमेगा एक्स ई, राइट। यही तो होगा, समझ गए। हमने v इक्वल टू क्या रख दिया, 0, फर्स्ट केस। सेकंड केस, ई v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3/2 एच ओमेगा माइनस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर एच ओमेगा एक्स ई, ठीक है। अब यहां देखिए, ये वैल्यू तो बड़ी, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा बढ़ गई पहले के मुकाबले, ज्यादा बड़ी होगी ना। यहां क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या आएगा 5/2 का स्क्वायर। तो जो नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि यहां स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी ज्यादा, तो वो ये अब ये जो गैप्स थे ना, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं रहेंगे। धीरे धीरे जितना ज़्यादा v बड़ा होता जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसमें से कम करना पड़ेगा ना, नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी। क्योंकि अब इसमें पहले हम माइनस कर रहे थे ना, तो हमेशा एच ओमेगा ही आ रहा था। क्या अब आएगा, नहीं आएगा ना एच ओमेगा ही, क्योंकि ये चीज गड़बड़ है ना, ये भी आ जाएगा। तो दो के बीच का गैप जो हमेशा सेम आ रहा था पहले, अब वो हमेशा सेम नहीं आएगा। दिस इज एनहार्मोनिसिटी। क्या आप समझ गए एनहार्मोनिसिटी? कोई दिक्कत नहीं है एनहार्मोनिसिटी में। ऐसे ही थर्ड हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ई वी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 5/2 एच ओमेगा माइनस 5/2 स्क्वायर एच ओमेगा एक्स ई, ठीक है। मीन्स हियर वी कैन से व्हाट, इन केस ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर vibrational energy levels are not equally spaced actually. This is due to the actual bonds can dissociate at a given limited bond dissociation energy, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे, as v increases the gap between two consecutive vibrational energy level decreases, राइट। और एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट ये होता है, ठीक है। आप इसमें अब प्रैक्टिकली इन दोनों का गैप और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा ई बिटवीन 0 to 1 एंड 1 to 2 आप निकाल के देख लेंगे। ये वाली वैल्यू कम आएगी यहाँ और ये ज़्यादा आएगी। ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे वहाँ निकाला था ना हार्मोनिक के लिए, वैसे यहाँ भी तो निकाल सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, निकालेंगे, निकाल के देखना। ऊपर वाले के लिए गैप कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। आप करके देख लेंगे, ठीक है। नाउ सिलेक्शन रूल फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्चुअल आईआर में एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एनहार्मोनिक होते हैं, ठीक।
तो एक्चुअल IR में कौन सा सिलेक्शन रूल अप्लाई होगा, ये वाला। तो सिलेक्शन रूल फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, सिलेक्शन रूल विल बी V इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, डेल्टा V इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए चीजें बदल गई हार्मोनिक ऑसिलेटर से। वहाँ सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा V इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, लेकिन यहाँ डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है। यहाँ डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है। बट रिमेंबर, डेल्टा V इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 वाले सिग्नल जो होंगे वो मोस्ट प्रोमिनेंट और इंटेंस सिग्नल होंगे, ये वीक होंगे। और ये ऑलरेडी होते तो हैं, हो सकते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल होते हैं, ध्यान रखें। ये ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग सिग्नल, दीज आर वीक सिग्नल एंड दीज आर ऑफ नेग्लिजिबल इंटेंसिटी। इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब यहाँ मैं एक चीज समझा दूं आपको, ओवरटोन। क्या ओवरटोन? ओवरटोन क्या होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल यहां से यहां जंप किया, ठीक है, यहां से क्या जंप किया, यहां, ठीक है। तो यहां से यहां जंप किया तो उसकी जो वैल्यू आई, मान लीजिए 1200 सेंटीमीटर रिवर्स आई, ठीक है। अब अगर यहां से यहां जंप कर जाए तो कितनी आनी चाहिए, 2400 आनी चाहिए ना। दुगना होगा, लेकिन एग्जैक्टली दुगना नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो जो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो किसी ये जो आते हैं, ये वाले जो सिग्नल आते हैं, इनको कहते हैं फंडामेंटल बैंड्स। इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड्स। लेकिन इसके लिए जो सिग्नल आएंगे उनको कहेंगे क्या, ओवरटोन। वो क्योंकि फंडामेंटल के क्या होंगे, डबल होंगे, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, ओवरटोन्स। व्हाट इज ओवरटोन इन केस ऑफ IR? ओवरटोन क्या होता है, फंडामेंटल बैंड की डबल फ्रीक्वेंसी पे हमें जो सिग्नल मिलता है, नियरली डबल कहेंगे, एग्जैक्टली डबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि एनहार्मोनिसिटी है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं बात को बेटा, समझ गए? एनहार्मोनिसिटी की वजह से जस्ट डबल ना होके नियरली डबल होते हैं। तो जो बैंड हमारे फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के जस्ट डबल सिग्नल वैल्यू पे आते हैं, दोज आर कॉल्ड व्हाट, ओवरटोन। ओवरटोन, और ओवरटोन होता है डेल्टा V इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 के लिए। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सिग्नल कैसे होते हैं, वीक होते हैं। ये इंटेंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, वीक। जनरली ये इंटेंस होते हैं और ये होते हैं वीक सिग्नल। डिड यू गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, पक्का?